जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सन स्टडी सेंटर पर। इस वीडियो में अभी हम लोग क्लास 11 टर्म 2 एग्ज़ाम का हिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे हिस्ट्री का। तो कल 27 जून है और कल हिस्ट्री का एग्ज़ाम होने वाला है और इस वीडियो आपके लिए जो ये वीडियो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, और इसमें आपको हम चैप्टर वाइज देखिए, यहाँ पर चैप्टर वाइज प्रश्न बताएंगे। देखिए 8वां चैप्टर है संस्कृतियों का टकराव। ठीक है, यहाँ है 9वां चैप्टर देख सकते हैं औद्योगिक क्रांति, और बता देते हैं आगे क्या है। और यहाँ पर जो 11वां चैप्टर है आधुनिकीकरण के रास्ते, 10वां चैप्टर है वो हमारा टर्म 2 के सिलेबस में नहीं है। टोटल हमें 4 चैप्टर पढ़ना है टर्म 2 में, और इसमें हम अभी 3 चैप्टर का बता रहे हैं। और जो पहला चैप्टर है यानी 7वां चैप्टर उसको हम पहले ही बता चुके हैं। अगर उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको अभी 2 मार्क्स जिसमें मिलने वाला है, यानी 2 अंक वाला जो प्रश्न है उसको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो पे कंप्लीट बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न, और किस चैप्टर का है ये, देखिए संस्कृतियों का टकराव का चैप्टर है। ठीक है, इसमें कुछ अभी 2 अंक वाला प्रश्न का उत्तर देखेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि चिनपा किन्हें कहा जाता था। चिनपा किन्हें कहा जाता था, चिनम्पा। ठीक है, सरकड़े की बड़ी बड़ी चट्टाइयाँ बुनकर उन्हें मिट्टी व पत्तों से ढककर मैक्सिको झील में बनाए गए कृत्रिम टापू को ही चीनाम्पा कहा जाता था। ठीक है, किसको कहा जाता था, सिरकड्डे की बड़े बड़े चटाइयाँ बनाकर उन्हें मिट्टी और पत्तों से ढककर मैक्सिको झील में बनाए गए कृत्रिम टापू जो था उसी को चीनम्पा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि एज़टेक, माया और इनका सभ्यता का मुख्य आर्थिक आधार क्या था। तो मक्के की अधिक उपज उसका मुख्य आर्थिक आधार था। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन करते जाइए। तीसरा क्वेश्चन है कि क्विप से आप क्या समझते हो, क्विप क्या है। तो डोरियों पर यहाँ पे है गांठे, ठीक है, गांठे लगाकर गणितीय इकाइयों का हिसाब रखना, वही है क्विप। ठीक है, डोरियों पर गांठे लगाकर गणितीय इकाइयों का हिसाब रखना। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर है, इनका लोगों द्वारा उपजाऊ भूमि की पूर्ति कैसे की, यानी जो इनका लोग थे उसके द्वारा जो उपजाऊ भूमि था उसका पूर्ति कैसे किया गया था। कैसे होगा, देखिए पहाड़ी इलाकों में सीढ़ीदार खेत बनाया, जल निकासी की व्यवस्था, सिंचाई की प्रणालियाँ विकसित की, तब जाकर क्या हुआ था, इनका के लोगों का उपजाऊ भूमि पूर्ति हुआ। ठीक है, आगे 5वां क्वेश्चन है कि एज़टेक लोगों ने भूमि की कमी को पूरा करने का क्या तरीका निकाला। क्या होगा इसका, कृत्रिम टापू, यानी जिसको चीनम्पा कहा जाता था, कृत्रिम टापू बनाया। ठीक है, एज़टेक लोगों ने। आगे है 6वां क्वेश्चन कि अरावाकी, ठीक है, अरावाकी संस्कृति की 2 मुख्य विशेषता बताइए। तो उदारतापूर्ण व्यवहार और आपसी सहयोग, परस्पर मेल से खाद्य उत्पादन से रहना, वही अरावाकी संस्कृति का 2 मुख्य विशेषता था। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या कि ब्राज़ील देश का नाम ब्राज़ील क्यों पड़ा। तो इसको ये मॉडल सेट में भी प्रश्न है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्राज़ील देश का नाम जो है वो ब्राज़ील क्यों पड़ा, तो ब्राज़ील वुड वृक्ष के नाम पर, इसको याद रखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था कि ब्राज़ील जो देश है उसका किस पेड़ के नाम, तो पेड़ से हम लोग को क्या मिलता है, वुड। ठीक है, लकड़ी। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा ब्राज़ील वुड। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखिए कि क्या पिजोरा कौन था। तो पिजोरा कौन था, वह दक्षिण अमेरिका की संस्कृति से प्रभावित था। जो पिजोरा वो कौन था और वह दक्षिण अमेरिका की किस संस्कृति से प्रभावित था। तो पिजोरा कौन था, पिजोरा एक सैनिक था और इसका इंका राज्य के सोने और चांदी से प्रभावित था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर की पुर्तगाल वासियों की ब्राज़ील में किस कारण से रुचि थी। तो ब्राज़ील वुड वृक्ष की लकड़ी, आपको बताया कि लकड़ी हमको पेड़ से मिलता है और इंग्लिश में लकड़ी को वुड बोलते हैं। तो ब्राज़ील वुड की वृक्ष की लकड़ी से, उसके कारण जो पुर्तगाल वासियों की ब्राज़ील में रुचि थी। ठीक है, अब देखिए हमारा इस चैप्टर का पहला लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इनका लोग उच्च कोटि के भवन निर्माता थे, 2 उदाहरण दीजिए। तो इनका लोग जो था वो उच्च कोटि का भवन निर्माता था, आप उदाहरण दीजिए। तो क्या होगी, पहाड़ों के बीच सड़कें बनाई उन लोगों ने। दूसरा है कि शिला पट्टियों को बारीकी से तराशकर किला बनाया। और तीसरा है कि शिला पट्टियों को जोड़ने के लिए गारे जैसी सामग्री की जरूरत उन्हें नहीं थी। ठीक है, हो गया ये 10वां क्वेश्चन। अब 11वां क्वेश्चन देखिए क्या है, जो कि हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन मार्क मिलने वाला। कौन कौन सी खाद्य वस्तुएं दक्षिणी अमेरिका से बाकी दुनिया में भेजी जाती थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मॉडल में भी दिया गया है। ठीक है, और ये हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं से लाए हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं क्या क्या है, तंबाकू, आलू, गन्ने की चीनी, ककाओ, कोको और चॉकलेट बनती है जिससे, ठीक है, वो रबड़ आदि जो कि खाद्य वस्तु दक्षिण अमेरिका से बाकी दुनिया में भेजी जाता था। ठीक है, तो आप लोग ये क्वेश्चन को
या ध्यान से देख लीजिएगा, आप लोग कर लीजिए। 8वां चैप्टर का है। अब हम बढ़ते हैं 9वां चैप्टर, जो कि हमारा औद्योगिक क्रांति चैप्टर है उसका। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, देखिए औद्योगिक क्रांति का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है। ठीक है, देखिए क्या है कि प्रथम औद्योगिक क्रांति से क्या अभिप्राय है। तो ब्रिटेन में 1780 के दशक और 1850 के दशक के बीच उद्योग और अर्थव्यवस्था का जो रूपांतरण हुआ उसी को प्रथम औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। कब, 1780 से 1850। ये मॉडल सेट में भी प्रश्न है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि किन दो यूरोपीय विद्वानों के द्वारा औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया था। तो फ्रांस में जॉर्जिस मिशेल और जर्मनी में फ्रेडरिक एंजल्स के द्वारा जो विद्वान था वो औद्योगिक क्रांति का शब्द प्रयोग किया गया था। ठीक है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि कृषि क्रांति से क्या अभिप्राय है। कृषि क्रांति से क्या अभिप्राय है, इसके अंतर्गत बड़े बड़े जमींदारों और अपनी ही संपत्तियों के आसपास छोटे छोटे खेत यानी फार्म जिसको बोलते हैं खरीद लिए और गांव की सार्वजनिक जमीनों को घेर लिया तथा बड़ी बड़ी भू संपदा बना ली, जिससे खाद्य उत्पादन की वृद्धि हुई। ठीक है, कृषि क्रांति से यही तात्पर्य है। अब है चौथा क्वेश्चन आगे है कि सर्वप्रथम भाप की शक्ति का प्रयोग इस्तेमाल किस रूप में किया गया। तो सर्वप्रथम भाप शक्ति का प्रयोग किस रूप में किया गया था, इसका प्रयोग खनन उद्योगों में किया गया था। किसमें, खनन उद्योगों में किया गया था। पांचवा क्वेश्चन है कि बर्सल कैनाली सर्वप्रथम कहाँ, कब तक, किसके द्वारा निर्मित की। तो इंग्लैंड में 1761 में जेम्स ब्रिंडली, ठीक है, ब्रिंडली द्वारा बनाई गई थी। ये हो गया हमारा। आज देखते हैं छठा क्वेश्चन, देखिए क्या है। छठा क्वेश्चन है कि जमींदारों द्वारा बनाई गई नहरों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। यानी जो जमींदार के द्वारा जो मतलब बनाया गया था नहर, उसका स्पष्ट करने बोल रहा है। उत्तर होगा कि नहरें आमतौर पर बड़े जमींदारों द्वारा अपनी जमीनों पर स्थित खदानों का जंगलों के मूल्य को बढ़ाने के लिए बनाई जाती थी। ठीक है, जो नहरों से आमतौर पर बड़े जमींदार द्वारा बनाया जाता था। ठीक है, ऐसे कोई भी नहीं बना सकता था। बड़ा जमींदार जिसके पास ज़्यादा पैसा हो वही बनाता था। इसमें क्या होता कि जमीन पर स्थित खदान और जंगल के मूल्य को बढ़ाने के लिए ही बनाया जाता था। ठीक है, अब देखिए सातवां क्वेश्चन इसमें क्या है। सातवां क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि फुफकारने वाला दानव से आप क्या समझते हैं। जो फुफकारने दानव है उसे आप क्या समझते हैं। तो 1801 में रिचर्ड ट्रेविथिक ने एक इंजन का निर्माण किया जिसे पंपिंग डेविल यानी फुफकारने वाला दानव कहते थे। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आठवां क्वेश्चन है कि 1830 के दशक में नहरों के रास्ते परिवहन में कौन कौन सी समस्या थी, स्पष्ट कीजिए। तो कौन कौन सी समस्या था, देखिए पहला इसमें दिया गया कि नहरों के कुछ हिस्से में जलपोतों की भीड़ भाड़ के कारण परिवहन की रफ्तार धीमी पड़ गई थी। ठीक है, और दूसरा बताया कि पाले बाढ़ या सूखे के कारण उनके इस्तेमाल का समय भी सीमित हो गया। ठीक है, ये दो कारण था, जो दो समस्या थी, जो कि 1830 के दशक में नहर का रास्ता परिवहन जो समस्या था वही दो कारण था। इसको आप लोग लिख दीजिएगा। नंबर क्वेश्चन है कि चकबंदी या बड़ा पद्धति किसे कहा गया है। चकबंदी या बड़ा पद्धति किसे कहते हैं, तो जिसके द्वारा 1770 के दशक से छोटे छोटे सैकड़ों फार्म खेत जिसको बोलते हैं शक्तिशाली जमींदारों के बड़े फार्म को मिला लिए गए, उसी को चकबंदी या बड़ा पद्धति कहते हैं। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन इसमें कि नहरोन्माद से आप क्या समझते हैं। नहरोन्माद क्या है, देखिए 1760 से 1790 ईस्वी के बीच नहरें बनाने की 25 परियोजना शुरू की। कितना, 1760 और 1790 के बीच में कितना नहर परियोजना किया गया था, 25। और इसमें क्या है 1788 से 1796 ईस्वी तक की अवधि को इस नाम से पुकारा गया। किस नाम से पुकारा गया, तो नहरोन्माद। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया किस चैप्टर का, औद्योगिक क्रांति। अब देखिए लास्ट जो चैप्टर है इसमें क्या है, कौन सा चैप्टर, आधुनिकीकरण के रास्ते। ये हमारा लास्ट चैप्टर है और इसका भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख ही लेते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि शोगुन के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। शोगुन क्या है, तो शोगुन का अर्थ है सर्वविजयी सेनानी। ठीक है, दूसरा हम लिख सकते हैं कि 19वीं शताब्दी से पहले जापान में सामंती शासन पद्धति का प्रचलन था। और तीसरा जो था वो शासन पर अधिकार करने वाला सामंत को शोगुन कहा जाता था। ठीक है, यह हो गया हमारा शोगुन का अर्थ। दूसरा क्वेश्चन है कि जापान को अमीर देश क्यों समझा जाता था, स्पष्ट कीजिए। जापान जो था उसको लोग मतलब बहुत सारे देश जो थे उससे अमीर समझते थे, क्यों, उसका स्पष्ट कीजिए। तो क्या होगा, उत्तर चीन से रेशम का आयात, और दूसरा था कि भारत से कपड़े का आयात करता था। तीसरा जापान इसका मूल्य सोने से चुकाता था, इसलिए जापान को अमीर देश समझा जाता था। ठीक है, अब देखिए मेजी पुनर्स्थापना जो है ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल सेट में ये भी है। मेजी पुनर्स्थापना को जरूर कीजिएगा। तो मेजी पुनर्स्थापना के दो महत्वपूर्ण कारण लिखिए।
क्या क्या था, देश में तरह तरह का असंतोष था, ठीक है, और राजनीतिक आर्थिक। दूसरा था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व कूटनीतिक संबंधों की मांग की जा रही थी। यही है मेरी पुनर्स्थापना, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, चौथा क्वेश्चन है कि फुकुजावा युकिची कौन थे, नाम भी गजब गजब है, उनके उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर होगा इसका, यह मेजी काल के प्रमुख बुद्धिजीवियों में से थे। कौन कौन, फुकुजावा युकिची, ठीक है। उद्देश्य जापान को, इसका उद्देश्य क्या है, जापान को अपने में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए, ठीक है, उसका यही उद्देश्य था कि जापान को जो है एशिया से निकाल देना चाहिए। पांचवा क्वेश्चन इसमें है कि जापान का एक आधुनिक समाज में रूपांतरण किस प्रकार हुआ, स्पष्ट कीजिए। क्या होगा कि पैतृक परिवार व्यवस्था थी, कई पीढ़ियां परिवार के मुखिया के नियंत्रण में रहती थी, बाद में जैसे जैसे लोग समृद्ध हुए एकल परिवार में बदल गए। यानी एकल परिवार मतलब क्या, मतलब जैसे उसमें सिर्फ पिता नहीं रहता था, माता भी नहीं रहता, ओनली इसमें क्या क्या रहता था, मतलब अपना बेटा बाप रहता था और अपना पत्नी, ठीक है, उसमें पूरा फैमिली नहीं रहता था, ठीक है। और पैतृक परिवार में क्या था कि बाप बेटा माँ सब एक ही साथ मतलब रहता था, लेकिन वहाँ पे बाद में क्या हो कि वो एकल परिवार में बदल गया था। अब देखिए छठा नंबर का क्वेश्चन क्या है, छठा नंबर में यहाँ पे है कि अमेरिका द्वारा जापान में कौन से 2 शहरों पर नाभिकीय बम गिराए गए और क्यों। तो अमेरिका के द्वारा जापान में हिरोशिमा, आप नाम सुने होंगे, हिरोशिमा और नागासाकी युद्ध को, द्वितीय विश्व युद्ध जल्द खत्म करने के लिए ही अमेरिका द्वारा जापान में मतलब बम गिराया गया था। कहाँ पे, हिरोशिमा और नागासाकी में, ठीक है। सातवां क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक युद्धोत्तर चमत्कार से क्या तात्पर्य है, एक युद्धोत्तर चमत्कार से क्या तात्पर्य है। इसका उत्तर होगा, युद्ध में भयंकर हार के बावजूद जापानी अर्थव्यवस्था का जिस तेजी से पुनर्निर्माण हुआ उसे यह नाम दिया गया। यानी जो जापान में बम गिराया गया था, लेकिन फिर भी जो जापान के लोग थे इतना समृद्ध थे कि वो जल्द ही मतलब पुनर्निर्माण हो गए सब, पूरा जापान मतलब पूरा टेक्नोलॉजी में उसका बहुत ही तेज था वो लोग। अब है कि संन्यास सेन के 3 सिद्धांत कौन कौन थे, ठीक है, कौन से थे, तो इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल सेट में दिया गया ये क्वेश्चन। तो कौन कौन से हैं, राष्ट्रवाद, गणतंत्र और समाजवाद। इसको जब याद कीजिए, संन्यास सेन के 3 सिद्धांत कौन थे, ये बात बोलिए, राष्ट्रवाद, गणतंत्र और समाजवाद, ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन है कि जापान में नई विद्यालय व्यवस्था क्या थी, इसका क्या परिणाम हुआ। जापान में नई विद्यालय व्यवस्था क्या है, देखिए 1870 के दशक में जापान में लड़के लड़कियों के लिए स्कूल जाना अनिवार्य, पढ़ाई की फीस बहुत कम थी, परिमाण क्या है देखिए इसका जो पूछा गया यहाँ पे परिमाण, 1910 तक कोई भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित नहीं था, ठीक है, 1910 तक कोई भी बच्चा जो स्कूल जाता ही नहीं था, ठीक है, जापान में। अब 10वां नंबर क्वेश्चन है कि जापान में स्थापित पहली संसद कौन सी थी तथा यह किस देश की सोच से प्रभावित थी। इसका उत्तर होगा डायट, जर्मन विचारधारा पर। तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको चैप्टर वाइज सारा क्वेश्चन करा दिए, जो कि 2 नंबर मिलने वाला 2 नंबर अंक वाला प्रश्न था उसको करा दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में जो दीर्घ उत्तर प्रश्न और लघु उत्तर प्रश्न को कराएंगे, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तब तक के लिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।